हम फिर आ गए हैं आप लोगों नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप लोग को हम केवल साइंस प्रश्नों को ही कराएंगे और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना जी। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसे शेयर सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में बिना लेट किए। आप लोग के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए कहा जा रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि मानव के किस हिस्से में उपस्थित रहती है। आंसर याद रखना है आप लोग को, मस्तिष्क में उपस्थित रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आप लोग के स्क्रीन पे। चलिए देखा जा रहा है किस ग्रंथि के बढ़ने से घेघा रोग उत्पन्न होता है। आप लोग के आंसर याद रखना है थायराइड ग्रंथि। और यहाँ एक ऐसा जो है तत्व है जिसकी कमी से घेघा रोग उत्पन्न होता है, उसका नाम है आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग उत्पन्न होता है, आंसर याद रखना है। चलिए समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बताया जा रहा है धूप चश्मे की क्षमता कितनी होती है। तो आंसर याद रखना है 0 डायप्टर। यहाँ पे ओ नहीं है, 0 है, 0 डायप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम प्रवेश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नाभिकीय रिएक्टर में किस विधि द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आप लोग आंसर याद रखना है नाभिकीय विखंडन विधि द्वारा। और एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है किस विधि द्वारा। तो वहाँ पे नाभिकीय संलयन विधि द्वारा सूर्य में ऊर्जा प्राप्त होती है। इतना चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दूध से क्रीम को निकालने पर उसका घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आप लोग हम बता दें प्रभाव पड़ने वाले क्वेश्चन यानी कि किस पे कितना प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन हम अधिकतर रखे हुए हैं, 2 4 5 है ना। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया है घनत्व बढ़ता है ना, कि दूध से क्रीम को निकालने पर उसका घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घनत्व बढ़ता है, चाहे बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठीय तनाव में क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृष्ठीय तनाव घट जाता है, भी याद रखना है। जब अपमार्जक मिला देते हैं पानी में तो पृष्ठीय तनाव घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है जल प्रवाह को मापने के लिए किस मापक का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे क्यूसेक मापन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मात्रक पूछा गया है तो मात्रक का नाम यहाँ पे क्यूसेक मापन प्रणाली है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताया जा रहा है वसा में कौन सी विटामिन घुल पाने में असक्षम होती है। अच्छा है कौन कौन सी विटामिन वसा में अघुलनशील होती है। तो यहाँ पे 2 ही विटामिन है ना जी, एक बी है और दूसरा सी। बी सी कभी भी वसा में नहीं घुल पाती है, इसलिए इसे अघुलनशील विटामिन भी कहा जाता है वसा में, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है धातु को गर्म करने पर इसकी प्रतिरोधकता में क्या प्रभाव पड़ता है। हमने आप लोग पहले ही बताया है कि प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन 4 5 जरूर होंगे, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा यार, लाइक करने कमेंट करने से थोड़ा आदमी को मोटिवेट मिलता है। तो देखिए इसका आंसर बताया गया है प्रतिरोध बढ़ जाता है। 9 क्वेश्चन नंबर अच्छे से पढ़ करके इसका आंसर भी नीचे लिखा गया, आप लोग समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है ध्वनि का वेग किस तथ्य पर निर्भर करता है। तो इसका जो है वेग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन में प्रवेश कर रहे हैं हम। 11 नंबर है रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो आप लोग को आंसर याद रखना है फ्रीऑन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है ना उसमें हम लोग यही गैस का इस्तेमाल करते हैं, फ्रीऑन का, ठीक है ना। तो आशा करते हैं अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है पारा का क्वथनांक कितना होता है। तो क्वथनांक इसका 357 डिग्री सी होता है, इससे पारा लगता है उबलने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है चुंबक के सजातीय ध्रुव में कौन सी गुण पाई जाती है। तो यहाँ पे सजातीय ध्रुव में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। थोड़ा सा एक बार समझिएगा आप लोग, बहुत ही कम समय में। मान लीजिए यहाँ पे 2 चुंबक है, ठीक,
इस क्षेत्र का नाम है एस, इसका नाम है एन, इसका भी नाम है एस, इसका भी नाम है एस। दोनों ध्रुव का अलग अलग नाम होता है, ठीक है ना। तो जब अलग अलग ध्रुव आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को इतना जल्दी एक आपस में एक दूसरे को खींचते हैं कि यह सट जाता है। लेकिन वही एस और एस को मिलाइएगा तो यहाँ पे एक दूसरे को बहुत दूर करते चले जाएंगे। एन एन को मिलाइएगा तो भी आपस में दूरी बनाती जाती है, ठीक है ना। इसलिए समान ध्रुवों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है, लेकिन असमान ध्रुवों के बीच हमेशा आकर्षण होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरह से समझ लीजिएगा। 9th क्लास में इसके बारे में अच्छी सी जिक्र भी की गई है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संपूर्ण शरीर को रक्त पंप हृदय के किस हिस्से द्वारा होता है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है बायां निलय के द्वारा। संपूर्ण शरीर में रक्त पंप यानी कि रक्त को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पंप करके भेजने का कार्य केवल बायां निलय ही कर सकता है। इसके अलावा उसके अन्य भी भाग होते हैं, लेकिन वो इसके लिए उत्तरदायित्व तो नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोग के स्क्रीन पे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अक्सर आप लोग ये कन्फ्यूज हो जाते हैं ना ग्लूकोज और चीनी के सूत्र में, तो हम यहाँ पे चीनी नहीं बल्कि ग्लूकोज के बारे में बताएं। C6H12O6 दोनों तरफ 6 करके उसका दोगुना बीच में H कर दीजिएगा, 12 हो जाएगा, है ना। C6H12 और O6। चलिए अच्छा लगा तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बताया गया, पृथ्वी की भूपर पट्टी में कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आंसर याद रखना है आप लोगों को, क्या, एल्यूमिनियम, है ना। ये सबसे अधिक मात्रा में भूपर पट्टी में पाई जाती है, ठीक है ना। देखिए बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है, आप लोग कुछ और ही समझोगे। आगे बढ़ते हैं, दिमाग को बिल्कुल शांत करके समझिए, जरूर समझ आएगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर है, जब धातु को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सा गैस विस्थापित होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस विस्थापित होता है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एक और ऐसी बात आई है कि आप लोग अक्सर इस पे कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप लोग जो है तनु और सांद्र दो शब्द आता है, ठीक है ना। ये अम्ल की बात हो रही है। कहीं कहीं पे आप लोग पढ़ते होंगे तो मिलता होगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सांद्र अम्ल, है ना जी। तो इसलिए तनु और सांद्र को समझने का प्रयास करते हैं। तनु का मतलब पतला होता है, ठीक है ना, और सांद्र का मतलब गाढ़ा। तो आप लोग कहीं कहीं पे पढ़े हैं, आप लोग कहीं पे पढ़े हैं कि सांद्र अम्ल का मतलब याद रखना है गाढ़ा अम्ल, है ना। और वहीं पे जब तनु अम्ल की बात आएगी तो तनु अम्ल का मतलब पतला अम्ल, इतना समझना है, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं समझ आ गया होगा। तो अब तनु और सांद्र अम्ल के बारे में जहाँ भी परेशानी होगी आप लोग तुरंत समझ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी तत्व की परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। जब किसी भी तत्व की परमाणु की जो प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसी को हम कहते हैं परमाणु संख्या। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रतिध्वनि का मुख्य कारण क्या होता है। तो ध्वनि तरंग का परावर्तन, आंसर यहाँ पे याद रखना है। यानी कि जब हम कहीं से आवाज़ देते हैं और फिर ध्वनि टकरा करके दोबारा सुनाई देती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। जैसे कि इसका एक साक्षात उदाहरण, आप लोग कुएं के पास जाइएगा और वहाँ पे बोलिएगा तो ध्वनि आपको जाएगी नीचे और फिर टकरा कर वापस आएगी और वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिध्वनि। इसका मुख्य कारण क्या है जी, तो ध्वनि तरंग का परावर्तन। जब तरंग परावर्तित होकर के ध्वनि वाली वापस आती है लौटकर हमारे कानों तक तो दोबारा सुनाई देती है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिध्वनि का परावर्तन। तो चलिए समझ आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायुमंडल में मृग मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या होता है ना जी। आंसर याद रखना है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि जब हम कहीं खड़े होकर के कोई चीज़ को दूर भली देखते हैं तो देखिए ऐसे 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 लगता है ना दिखने, स्पष्ट कोई वस्तु दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसी को कहते हैं मृग मरीचिका, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर
21 है, निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या होता है? तो नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। जब हमारे नेत्र की गोलक बड़ा हो जाती है, सामान्य से जब बड़ा हो जाती है तो नज़दीक की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नहीं बन पाता। यही कारण होता है कि हम दृष्टि दोष के शिकार बन जाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह अधातु का नाम बताइए जो विद्युत एवं ताप का सुचालक होता है। तो आंसर याद रखना है, ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो दोनों का सुचालक, विद्युत एवं ताप का सुचालक होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 प्रवेश कर लिए हैं। तो दिखाया गया है, लीवर में संचित होने वाला विटामिन कौन सा है? लीवर में हम कहे तो यकृत, LIVER, इससे हम लोग यकृत भी कहते हैं। और यकृत किसे कहते हैं? तो आप लोग ये आंसर याद रखना है, कलेजे को कहते हैं। ठीक है ना, तो उस कलेजे में या लीवर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो यहाँ पे बताया गया है विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आप लोग के स्क्रीन पे देखिएगा। जब किरण वायु से जल में प्रविष्ट होती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर याद रखना है, तरंग दैर्ध्य घट जाता है। ठीक है ना, एक और आता है आप लोग को ऐसे, ऐसे नहीं, माफ कीजिएगा, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, जब प्रकाश सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। जब अभिलंब से, जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ जाती है। हमारा अभिलंब है और ये प्रकाश है। ये आपका सरल माध्यम हो गया और ये आपका विरल, ये जल हो गया मान लीजिए, और ये हवा हो गया। तो यहाँ से जब प्रकाश आ रही है तो देखिए अभिलंब की तरफ मुड़ जा रही है, लेकिन यही जब ऊपर जा रही है सरल माध्यम में तो अपने अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ती चली जा रही है। नहीं जी, इसीलिए एक यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन रहा है। नहीं जी, तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को याद रखना है कि हम ये सरल और विरल माध्यम की बात नहीं किए हैं। यहाँ पे जो वायु और जल की बात हो रही है कि जब किरण वायु से जल में प्रविष्ट कर रही है तो वह उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरंग दैर्ध्य की बात आई है तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य घट जाता है। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन है, पीतल धातु में किन किन मिश्र धातुओं का मिश्रण होता है? तो आंसर याद रखना है, तांबा तथा जिंक, जिसे हम लोग कॉपर और जिंक भी कहते हैं। यहाँ पे एक जो ट्रिक आई है तो उसे भी हम बता देना चाहेंगे। अक्सर आप लोग जो है इस शब्द के बारे में सब कोई जानते होंगे, पिताजी, है ना, यानी कि इसका मतलब होता है पीतल, पी से पीतल, किन किन धातुओं से मिलकर बना है? तांबा प्लस जिंक। बिल्कुल आसान है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। पिताजी शब्द में ही ये मिश्र धातु छुपा हुआ है, पिताजी यानी कि पीतल, तांबा और जिंक, तांबा और जिंक, इस तरह से करके इसे याद रखेंगे। तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आप लोग के स्क्रीन पे, जब लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाती है तब आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल आप लोग का बढ़ जाता है। ठीक है ना, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ये चीज़ याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिख रहा है आप लोग का, लोलक का आवर्तकाल लोलक की किस स्थिति पर निर्भर करता है? तो उसका द्रव्यमान पर। ठीक है ना, लोलक के द्रव्यमान पर उसका आवर्तकाल निर्भर करता है। नहीं जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, त्वरण किस राशि का उदाहरण है? तो आंसर याद रखना है, त्वरण सदिश राशि का उदाहरण है। यहाँ पे इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग बता देंगे, ये ट्रिकी चीज़ है, ट्रिक से आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा, तो इसको हम बता देना चाहेंगे, सबको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं सदिश राशि का कौन कौन है, तो तुम, बेबी, सब, इसी में सदिश राशि जैसे
तू से हो गया त्वरण, तुम से हो गया त्वरण, वे से हो गया वेग, वी से हो गया विस्थापन, स से हो गया संवेग, है ना जी, और बस से हो गया बल। देखिए ये जितने के जितने भी बताए हैं यह सदिश राशि का उदाहरण है। आप लोग फिर एक बार जो हमारी वॉइस को अच्छी तरह से सुनिएगा। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। आप लोग इसे नोट कीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। एक में है तुम से त्वरण, वे से वेग, वी से विस्थापन, स से संवेग और ब से बल। ये सभी के सभी सदिश राशि का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आगे बढ़ाइए वीडियो को। अगला क्वेश्चन पे हम ध्यान दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग का 29 नंबर, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो आंसर याद रखना है लाल रंग में, ठीक है ना। तो लाल रंग में लिटमस पत्र जो है परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दे करके समझ करके पढ़िएगा ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिन तत्वों के रासायनिक गुण समान किंतु भौतिक गुण असमान होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग को आंसर याद रखना है, उसे अपरूप कहा जाता है। जिनका रासायनिक गुण तो एक जैसा होता ही है लेकिन उनके भौतिक गुण बिल्कुल अलग अलग होता है, इसलिए इसे अपरूप कहा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो ख़त्म हुआ। आप लोग को यहीं तक जो 30 क्वेश्चन आप लोग को जीके का हमने प्रोवाइड कराया साइंस का। यदि अच्छा लगे यार तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कैसा है, तो इसके अनुसार मैं और भी वीडियो साइंस का और जीके आर्ट का अलग दूंगा और आप लोग के लिए बहुत ही हमारी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है ना। तो आशा करते हैं कि अच्छी लगी होगी। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गुड बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।